हेलो लॉ लर्नर्स। सो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। नया नाम है ना, तो लेट्स डिस्कस ये क्या होता है, कैसे होता है। सो वी आर स्टडिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई एम आर्चे अरोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे रिलेशंस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्रदर्स होते हैं एंड देन कजन्स होते हैं। सो दीज आर, वो कजन्स तो हैं लेकिन दे आर नॉट सेम बाय ब्लड। तो ऐसे ही कुछ होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो पूरे प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ पर्सन इन हुज होम सर्टेन गुड्स आर लेफ्ट बाय मिस्टेक इज बाउंड टू रिस्टोर इट। इट मीन्स अगर आप कहीं किसी के घर पे अपना सामान छोड़ के आ जाते हो, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो उसे आपको रिस्टोर करने का है, बाउंड है कि उसे देना ही पड़ेगा। ये क्या है, हमारी क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। क्वासी का मतलब क्या होता है, हाफ। कॉन्ट्रैक्ट, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो हम प्रॉपरली साइन करते हैं होशो हवास में। इसमें क्या होता है, एक पार्टी तो अवेयर होती है कि दूसरे को क्या है, कंपल्शन मैंडेटरी बन जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना। सो ठीक है, सो दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो ये क्यों बनाया गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम जो कंसेप्ट है वो क्यों आया। तो एक थ्योरी ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, कुछ उसे लॉस हो रहा है कुछ, और दूसरे की कॉस्ट पे, मतलब एक को फायदा हो रहा है, किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाएंगे अगर कोई, तो जो जिसने चलाई है उसे तो फायदा, लेकिन जिसके जो शोल्डर है उससे तो नुकसान है ना। सो ये क्या है, अनजस्ट इनरिचमेंट को बचाने के लिए ये थ्योरी लाई गई। और इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस डोंट लीड टू एन इंटरफेरेंस ऑफ दिस काइंड और वेयर सच एन इंटरफेरेंस वुड बी अगेंस्ट द लॉ, नो लायबिलिटी विल राइज। ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें क्या है, कोई भी लॉ के अगेंस्ट है तो उसकी कोई लायबिलिटी राइज नहीं होगी। रिस्टोरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। तो ये क्या है, रिस्टोर करना जो भी पहले था। कोई भी अगर आपका इनरिचमेंट हुआ है, मतलब गलती से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है किसी की गलती से, तो आप ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो आपकी जो शटल है वो आपके नेबर्स के घर में चली गई, तो इससे क्या है, उन्हें आपको देना ही पड़ेगा बाय मिस्टेक भी हो कि वो चला गया है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी होता है सबको बराबर देना, इक्वल फॉर ऑल। इक्विटी क्या होता है, जिसे ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज पुअर, तो या जिसके पास बुक्स नहीं है तो उसे ही अगर जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करे, तो दैट इज इक्विटी, कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। तो ये हमें पता चलेगा क्यों हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का लाया गया। तो हमारे कुछ सेक्शंस दिए हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। सो अभी तक तो आपको टाइटल का नाम अच्छे से याद हो गया होगा, सपने में भी आता होगा। तो अब क्या है, सेक्शन 68 क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सम माइनर, कोई माइनर है, उसके पेरेंट्स की और जो भी उसके इस दुनिया में जो भी उसके रिलेटिव्स थे वो दे आर नो मोर, दे आर डेड। तो इसमें क्या होता है कि जो वो माइनर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल वो पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है नेसेसिटीज़ का। ठीक है, तो अब रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना, तो जो पर्सन ने वो चीज़ें सप्लाई किया है तो उसका क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि हाँ मेरा इतना पैसा बनता है, मैं इसकी प्रॉपर्टी में से लूँगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई इनकैपेबल पर्सन है कॉन्ट्रैक्टिंग का, तो उसे क्या है, कहाँ से मिलता है, उसको प्रॉपर्टी से मिलता है। फाइन। सो अब ये जो हमारा है सेक्शन वो पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of a such incapable person। तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है इनकैपेबल पर्सन की, उसमें से वो अपना हिस्सा जो भी उसने नेसेसिटी सप्लाई किया उसके लिए क्लेम कर सकता है। क्लियर होना भी चाहिए, कोई आपकी मदद कर रहा है तो उससे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो ये एक जो सेक्शन है ना, ये क्या है, एक मॉरलिटी, एक ह्यूमनिज्म को प्रमोट करने के लिए सेक्शन हमें डाला गया है कि अगर हम किसी को पानी पिला रहे हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना। सो दैट्स द सेम थिंग। फाइन, ओके। सो लेट्स गो इनटू एन इलस्ट्रेशन। ए ने क्या किया, बी को, जो एक पागल है, ल्यूसेंट है, उसे कुछ नेसेसिटीज़ को सप्लाई किया जो क्या है उसकी सूटेबल कंडीशन ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट था, मतलब उसे जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उसे दे दिया एक पागल इंसान को। तो जो ए है वो बी की प्रॉपर्टी में से उसका जो कॉस्ट है वो ले सकता है, जो भी उसका खर्चा है वो निकाल सकता है, मतलब होता है ना हिसाब चुकता करना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से कर सकता है। फाइन।
नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा 69। बहुत जल्दी हमारे 75 सेक्शंस होते हैं जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कंप्लीट करने वाले हैं। आगे के जो भी सेक्शंस हैं 21 23 तक, तो वो है रिपील्ड, तो हम जल्दी जल्दी बस ये ख़त्म कर लेते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हमें टिप्स पे हो गया होगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है? रिबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो दोस्तों के साथ ट्रीट, आज हम क्या करेंगे, सब कंट्रीब्यूट करके तो नहीं खाएंगे, आज ये खिला देगा, कल ये खिला देगा, परसों ये खिला देगा, तो ऐसे करके हमारे 5 जनों का फॉर एग्जांपल ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्या है कि रिबर्समेंट, मतलब अगर उसने एक पर्सन ने अपने 500 रुपीज़ लगाए हैं आपको ट्रीट देने में, तो उसको भी क्या है, बाकियों से ट्रीट मिलनी चाहिए। फाइन, तो इट्स गुड थिंग ना। तो ये है कि रिबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू अनदर, चल तू आज खिला दे मेरे को, मैं तेरे को कल खिला दूंगा, वो वाली चीज़। तो इसमें क्या है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, जो पर्सन इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, विच अनदर इज बाउंड टू बाय लॉ टू पे, और दूसरे को पे करना ही पड़ेगा, एंड हु देयरफॉर पेज इट, ठीक है। और दूसरे जो वो पे करता है इज इंटाइटल्ड टू बी रिबर्स्ड बाय द अनदर, तो वो क्या है, रिबर्स्ड करने का हक रखता है। क्लियर? इंटाइटल्ड मीन्स हक, राइट। फाइन, तो 70 पे आ गए हैं सेक्शन। सो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट फ्रॉम नॉन ग्रेटिट्यूटस एक्ट। मैंने कोई लंगर नहीं लगाया है, फिर भी आप मेरे घर पर आते हैं, मेरे किचन में से कुछ खाने का लेते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मैगी बना रखी थी, आप आए, आपने क्या पूरा की, बस खाने शुरू हो गए, तो आपने मेरी मैगी को इंजॉय किया ना, लेकिन मैंने तो कोई दान में नहीं दी थी। तो वो जो आपको है उसके लिए पे करना पड़ेगा, या कैसे है, तो वो आपके पास ऑब्लिगेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंगाया अपना मैगी, ठीक है, ऑर्डर की स्विगी से या कोई भी प्लेटफॉर्म से, तो क्या हुआ, आपने मंगाई 410 नंबर पे, और लेकिन वो डिलीवरी वाला क्या कर गया, 409 में डिलीवर कर गया। तो वो क्या है, आपने कोई रात को 2 बजे बुलाई, तो वो डिलीवर कर दिया, तो उसने खा ली। अगले दिन आपको पता लगता है कि हाँ, मेरी मैगी तो भाई 409 वाले ने चेक कर दी। अब क्या है, वो आपने दान में करने के लिए तो वो एक्ट नहीं किया था, हाँ, मैगी आप दान तो नहीं दे रहे थे, तो उसमें क्या है, उस पर्सन को एक जो 409 वाला पर्सन है, उससे 410 वाले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर वैसे ही मैगी ऑर्डर करके देनी पड़ेगी, एज द पर्सन जैसे उसे अच्छा लगे वैसे क्लेम कर सकता है। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अदर पर्सन, एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के लिए कुछ लॉफुली करता है और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रैटिट्यूडली, एंड इसमें क्या बताया गया कि वो मतलब एक दया भाव से नहीं कर रहा है, एक मतलब कहते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट ऑफ इट, और उसके लिए क्या है, बेनिफिट जो दूसरा पर्सन है वो इंजॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाय के ठेले पे गए, आप टी स्टॉल पे गए, आपने वहाँ से चाय पी ली, पैसा दिया ही नहीं, भाई ये तो गलत बात हो गया ना। तो वही बात है कि आपको अगर कोई भी ऐसा कोई फ्री में जो नहीं बांट रहा है चीज़, ठीक है, ग्रेटिट्यूडस एक्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा, यू आर बाउंड टू डू दैट, ठीक है। तो द लेटरल क्या है, द लेटरल इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन फॉर टू द फॉर्मर इन द रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, तो उसके लिए उसको रिस्टोर करना पड़ेगा या फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। सो दिस इज हमारा 70 में ऑब्लिगेशन बताया गया है उस पर्सन को जो नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट का क्या करता है, बेनिफिट लेता है। क्लियर? ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए जो है बी की प्रॉपर्टी को बचाता है फायर से, लेकिन जो ए है उसको कोई कंपनसेशन बी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस सर्कमस्टांसेस में उसने वो किया जो एक रीजनेबल मैन करता, ठीक है। तो ये क्या है, उसका ग्रेटिट्यूडस एक जैसे मॉरल ड्यूटी समझ लो कि नेबरहुड है, आपके घर में आग लग जाएगी तो वो पैसा थोड़ा ना मांगेंगे, हाँ मेरा पैसा, हाँ फायर ब्रिगेड है उसका काम है तो वो दे विल, ठीक है। लेकिन जो आपको पड़ोसी है वो अपने घर से पानी भर भर के ला रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? अब मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं या पूजा करते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। आप कोई सेवा करते हैं तो उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो वो चीज़ है कि अगर ग्रेटिट्यूड में आके आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया है। क्लियर? नेक्स्ट 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सड़क पे चलते चलते कुछ पैसा मिल गया, 1 करोड़ मिल गया, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आप कोई पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे कि ये पैसा मेरे को मिला है, ये किसका है, ठीक है। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी, और आप जो वो 1 लाख रुपए थे, 1 करोड़ रुपीज़ थे, अपने पास रख लिए, अपनी कस्टडी में रख लिए,
अपने पास रखने का मतलब अपनी कस्टडी में रख लिए, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली और बेलर ये सब हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स बनेगा पार्ट 2 में तो उसमें पढ़ेंगे, क्लियर। सो इट्स अ पूरा ह्यूज एक कोड मतलब एक टॉपिक है तो वो पढ़ेंगे, बेलमेंट का टॉपिक है। सो अब क्या है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ गुड्स की, वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बेली की होती है। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब उसको मालिक का पता चलेगा तो वो उसको पैसा देना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम, 72 पे आ गए हैं। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। कोर्सन क्या होता है, पढ़ा था ना, कोर्सन होता है जोर ज़बरदस्ती से, ठीक है। बाहुबली दम दिखा के आपको कोई भी डरा धमका के आपसे कुछ पेपर साइन करवा लेता है या कुछ पैसा ले लेता है, जैसे डिकोटी होता है या फिर रॉबरी होता है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं कि ऐसा अगर कुछ अपने डर के, जैसे बैंक में आ गए रॉबर्स आ गए कि हाँ मुझे गन पॉइंट पे आपसे कुछ काम करा लिया, तो वो क्या है बाय मिस्टेक या गलती से आपने, फॉर एग्जांपल आप पेटीएम आजकल यूज़ करते हैं, तो क्या हो गया आपने एक की जगह 2 बार रुपीज़ फंड दे दिया, उन्हें पेमेंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अपनी मिस्टेक से या अंडर कोर्जन आपने कुछ पे किया है तो उनके पर्सन की क्या है लाइबिलिटी होगी। अ पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, देखो इतना क्या है ये सेम है, क्लियर। यहाँ तक अंडर कोर्जन तक सेम है। मस्ट रीपे और रिटर्न, या तो पैसा दो या वो चीज़ वापस दो, क्लियर, समझ आ रही है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन है। ए और बी ने क्या किया, जॉइंटली 100 रुपये सी से ले लिए। ए क्या है अकेला बी, अब ए ने क्या किया, चलो मैं अकेला सी को 100 रुपये दे देता हूँ, क्या बड़ी बात है। बी को ये पता नहीं था कि ए ने जो है वो पैसा दे दिया है, अब बी भी 100 रुपये दे देता है दोबारा सी को, तो सी के पास 200 रुपये पहुँच गए ना। तो अब जो बी है सी है वो बी को पैसा वापस देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो उसे लेना ही नहीं चाहिए जब उसके पास पैसा पहुँच चुका है, तो अगर ले भी लिया तो उसे पे करना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी ने बाद में पैसा दिया है, क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोविजंस क्या है, अब हमारा ये देखो हमने 75 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और 72 तक कंप्लीट कर लिया है। एक और वीडियो आएगा उसमें हमारे जो रिमेनिंग 3 सेक्शंस हैं 73, 74, 75, तो वो भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच पे रहेगा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है, इतना बड़ा लेक्चर नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रोविजंस क्या है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फर्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज का क्लेम किया जा सकता है जो भी अनसाउंड माइंड है उसके प्रॉपर्टी से, ठीक है, 68 में अभी पढ़ा था हमने। सेकंड क्या है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अभी पढ़ा था ना पेमेंट। तो वो क्या है, इसके अंदर क्या है, कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी है कि जो पेयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसके टेनेंट हो, ठीक है, आपका बिजली काट के कोई आ रहा है कि ऑनर ने जो है पैसा नहीं भरा, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपकी बिजली काट रहा है, प्रॉब्लम तो आपको होगी ना, एज ए टेनेंट तो आप रह रहे हैं, तो आपने उसके लिए पे कर दिया बिजली का बिल। अब जो पेमेंट है, ठीक है, उसमें जो टेनेंट था वो क्या था, इंटरेस्टेड था, ठीक है, बट शुड नॉट बी बाउंड टू पे, लेकिन उसका कोई वो तो नहीं था ना कि हाँ उसे पे करना चाहिए, ठीक है, बाउंड नहीं था वो, ठीक है। डिफेंडेंट शुड बी अंडर लीगल कंपनशन टू पे, तो कोई लीगल कंपनशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एरा गैरा चलता जा रहा है और वो कह देता है चलो मैं पे कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं अलावा है। पेमेंट शुड बी बाय वन टू अनदर, एक जने से दूसरे जने को पेमेंट होनी चाहिए, क्लियर। और इसमें क्या होता है, जो रियल ऑनर था तो उसको इसको दोबारा मतलब जो टेनेंट है उसको पे करना पड़ेगा बिजली का बिल, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था 70 में कि जो नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट होता है, ठीक है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कब ये नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट की लायबिलिटी बनेगी पे करने की, तो नॉन अटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूडली, मतलब दान में या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं है, तो वो डोनेशन की एक प्रोस्पेक्टिव से नहीं किया गया है, ठीक है, जो भी एक्ट किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन वुड नॉट इनकरेज ऑफिशियल्स इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर। रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज क्रिएटेड इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे, तो इसमें क्या है, इम्प्लाइड प्रॉमिस पे करने का, एक तो एक्सप्रेस्ड होता है कि इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस्ड क्या होता है कि हाँ आपको पे करना पड़ेगा, आप कुछ खरीदा है तो उसको पे करना पड़ेगा। इम्प्लाइड क्या है, आपने यूज़ कर लिया पहले, ठीक है, आपने कहीं गए, आप सुपर मार्केट में किया, आपने कुछ तोड़ दिया, तो क्या है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे हो गया कि उसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट, तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट। रिकवरी अंडर ऑरल और अनप्रूवेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें क्या होता है कि कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बाद में बनता है, क्योंकि आपने तो यूज़ कर लिया ना, तो वो चीज़ है। वर्क डन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के बाद कुछ काम हुआ है तो वो तो लॉफुली डस की होना चाहिए, नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट होना चाहिए, लेटर ऑफ मनी होना चाहिए, प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ पे प्राइस होना चाहिए, एप्रोप्रिएट प्लीडिंग्स होनी चाहिए। तो ये हमारी सारा क्लियर है कि नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट है वो कैसे पता चलेगा। ये सब कंडीशंस अगर फॉलो होंगी तभी वो सेक्शन का इस सेक्शन का फायदा ले सकता है। क्लियर। एंड आगे क्या है, फोर्थ हमारा पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स, जो हमें सेक्शन 71 में दिया है। अभी जो सेक्शंस पढ़े हैं उसी का थोड़ा डिटेल में बताया गया है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। प्रोविजंस, तो आपसे डायरेक्ट प्रोविजंस पूछें तो आप ये लिख सकते हैं विद द सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ सेक्शन कोट किया है यहाँ, सेक्शन नंबर, तो यू कैन, अगर आपको याद रहे तो आप उसे भी सेक्शन को भी कोट कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो। अ फाइंडर इज ट्रीटेड एट द पार विद बेली, ठीक है। जैसा फाइंडर की जो ड्यूटीज़ होती है वैसे ही बेली की ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये बेली हम आगे पढ़ने वाले हैं। फाइंडर बता देती हूँ क्या होता है कि आपको कोई चीज़ किसी और की मिली, दैट इज़ यू आर फाइंडर, ठीक है। बेली क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई चीज़ को बोरो कर लिया, ठीक है। तो बोरो को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं। तो बेली क्या होता है, जिसने किया है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी जाते हैं, यूज़ करते हैं ना लाइब्रेरी की, तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी की बुक ली और लाइब्रेरियन क्या है, बेलर है, और आपने ली, उसने दी वाला क्या है, बेलर है, और जो आपने ली तो आप क्या है, बेली। क्लियर। और जो ये प्रोसेस उसे क्या बोलेंगे, बेलमेंट। क्लियर। तो अब जो फाइंडर है उसको मिला, क्या मिला, फाइंडर मिल गया, तो उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसकी टेक केयर करें, रीजनेबल टेक केयर करें। तो दैट्स द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। समझ रहे हैं आप। मिस्टेक और अंडर कोर्सन ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि अगर भले पैसा आपने पे कर दिया है, भले वो फैक्ट का मिस्टेक हो या लॉ का मिस्टेक हो, तो वो क्या है, रिकवरेबल है। क्लियर। बहुत इजी था, है ना। तो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है आज का जो पढ़ाया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक जो है ये टॉपिक रह गया है अलग से इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन या फिर डिफाइन एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी में क्या होता है, हैपन टू बी पेड वॉलेंट्री अंडर सम मिस्टेक। तो इससे क्या है, कोई गलती से हम पेड वॉलेंट्री अंडर सम मिस्टेक, तो क्या होता है इसमें कि कुछ गलती से हमें पे कर दिया जाता है। इट हैज़ टू बी रिफंडेड इवन थ्रू द पेमेंट वॉज होली वॉलेंट्री। तो इसमें क्या होता है, रिफंड कर लिया जाता है, तो रिफंड करना होता है द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंडर, जो 1958 के अंडर है। क्लियर। नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आपको पूरे प्रोविजंस जो भी हमने पढ़े हैं समझ आए होंगे 68 से 72 तक। सो हमारे सिर्फ 3 रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर इट, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग। आई एम आर्ची साइनिंग ऑफ नाउ।